किया। हाँ सर, चालू किया। तो ये हमारे पास में है। तो होगा क्या कि जब टर्मिनल वेलोसिटी अचीव करने का मतलब होगा इसका एक्सेलरेशन जीरो हो जाना। तो जब भी कोई भी पार्टिकल टर्मिनल वेलोसिटी अचीव करेगा उसका नेट एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, जीरो। नेट एक्सेलरेशन जीरो का मतलब क्या हुआ, उसको डाउनवर्ड क्या लग रहा है, mg, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड तो यहाँ है ही नहीं। इसका मतलब इसकी वेलोसिटी नीचे की तरफ अगर vt है, नीचे की तरफ अगर vt है टर्मिनल वेलोसिटी, इसका मतलब इसको पीछे की तरफ क्या लगना चाहिए, एफ पी लगना चाहिए। क्या लगना चाहिए, एफ पी लगना चाहिए। ले रहे, तो यहाँ क्या लगेगा इसको, एफ पी, यानी इसका मतलब क्या हो जाएगा, तो एट टर्मिनल वेलोसिटी ए इक्वल टू क्या होता है, जीरो, यानी एक्सेलरेशन क्या होना चाहिए, जीरो। मतलब हो गया कि एम जी इक्वल टू क्या होना चाहिए, एफ पी होना चाहिए। एम जी इक्वल टू क्या होना चाहिए, एफ बी होना चाहिए। तो एफ बी की वैल्यू क्या है यहाँ, 6 पाई, 6 पाई ईटा आर बी, और ये बी टी दिया है। तो यहाँ से क्या करेंगे हम लोग, अब अब क्या है कि इस क्वेश्चन को आप बिना लॉग टेबल्स के तो नहीं कर सकते हो। क्यों, क्योंकि ये तो बहुत लेंथी क्वेश्चन हो गया। तो यहाँ क्या करना, तो वैसे तो उस साल उन्होंने लॉग टेबल भी दिया था। तो आप देखोगे यहाँ से क्या करना है, आर की वैल्यू निकालना है। दरअसल क्या निकालना है, आर की वैल्यू। तो आर क्या हो जाएगा, यानी हो जाएगा हमारे पास में, तो मेरे ख्याल से समझ में आ गया। अब यहाँ से आर की वैल्यू निकाल के इस आर की वैल्यू को क्या करना है, आपको इसमें पुट कर देना है, तो उससे आपको क्यू मिल जाएगा। तो ऐसे करना है। तो यहाँ से आर की वैल्यू निकालिएगा, आर स्क्वायर मिलेगा, उसका स्क्वायर रूट करेगा, उसको यहाँ रखिएगा, सॉल्व करेगा, आपको क्यू की वैल्यू मिल जाएगा, क्योंकि बाकी सारी इंफॉर्मेशन है गिवन है। इस क्वेश्चन को इस तरह से करना था। दरअसल इसमें ये वाला कॉन्सेप्ट था स्टोक्स लॉ का। क्वेश्चन नंबर 14। 14 में क्या कह रहा है, स्फेरिकल मेटल शेल ऑफ रेडियस आर ए। हमें एक मेटालिक शेल दिया हुआ है जिसकी रेडियस है हमारे पास आर ए, यानी ये शेल ए है। एंड सॉलिड मेटल स्फेयर, एक सॉलिड मेटल स्फेयर भी अपने को दिया है, उसकी रेडियस अपने को दे रहा है कि आर बी है, और ये बी है। spherical metal shell A of radius RA and solid metal sphere B of radius RB, RB जो कि RA से छोटा है, are kept far apart and each is given a charge q, यानी इनके बीच की डिस्टेंस लार्ज डिस्टेंस है, और हर एक को चार्ज है कितना दिया है, q। तो q चार्ज जो दिया, तो अगर डिस्टेंस लार्ज है, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन इन स्फीयर पे क्या होगा, यूनिफॉर्म होगा। क्योंकि होता क्या, अगर किसी कंडक्टिंग स्फीयर के बगल में किसी दूसरे चार्ज को लेकर आते हैं, तो उसके चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन को क्या करता है, वो चेंज कर देता है। तो अभी ये दोनों लार्ज रखने का मतलब है कि इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो काफ़ी ज़्यादा है। काफ़ी ज़्यादा होने का मतलब इनके चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन वो यूनिफॉर्म है। नाउ दे आर कनेक्टेड बाय अ थिन मेटल वायर। इन दोनों को मेटालिक वायर से कनेक्ट कर दिया, ठीक है। तो वैसे तो ये कॉन्सेप्ट भी मुझे पढ़ाना था, लेकिन मैं ये सोच रहा हूँ इसी के थ्रू इसको पढ़ा देता हूँ, है ना। इसमें ज़्यादा कुछ था नहीं, जो यानी क्वेश्चन की तरह समझते हैं इसको करते हैं। तो नाउ दे आर कनेक्टेड बाय मेटालिक वायर। तो इसमें क्या होगा, दरअसल इन दोनों को जब हम लोग कनेक्ट करेंगे, और लार्ज डिस्टेंस पर रखे हुए हैं, तो होता क्या है, इनके चार्ज का क्या होगा, रीडिस्ट्रीब्यूशन होता है। क्यों होगा, क्योंकि अभी इसका पोटेंशियल अलग है, इसका पोटेंशियल अलग है। और चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन तब तक होता है जब तक कि दोनों का पोटेंशियल सेम नहीं रहता, क्योंकि चार्ज हमेशा हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल फ्लो करता है। पॉजिटिव चार्ज की मैं बात कर रहा हूँ। तो पॉजिटिव चार्ज जो है हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल क्या करेगा, फ्लो करेगा।
तो जब हम लोग इसको किसी कंडक्टिंग वायर से कनेक्ट करेंगे तो डॉटेड लाइन यहाँ इंडिकेट कर रही है इनका बीच में सेपरेशन क्या है, लार्ज है, इसलिए मैंने डॉटेड लाइन बना दिया और इन दोनों को कनेक्ट कर दिया, है ना। तो कनेक्ट कर दिया तो अभी तो मान लो ये स्विच इनका ओपन था, यानी ये स्विच क्या है, यहाँ ओपन है, अभी हमने इसको क्लोज नहीं किया है, तो अभी चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन ऐसा रहेगा। अगर मैं इनको क्लोज करता हूँ, यानी अभी तो क्या है, बिफोर क्लोजिंग दिस स्विच एस डब्ल्यू, ये सिचुएशन है ना। यानी इसका अपना पोटेंशियल होगा, इसका अपना पोटेंशियल होगा। यहाँ आपने को दे भी रखा है कि आर बी जो है वो आर ए से छोटा है ना। क्लियर, क्योंकि दोनों पे चार्ज सेम है तो रेडियस चेंज करनी पड़ेगी। भी अगर क्यों करनी पड़ेगी वो भी समझ लेते हैं। इसकी बात करें तो इस पर पोटेंशियल क्या है, देखो इस पर पोटेंशियल है क्यू बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर ए, और इसका पोटेंशियल है क्यू बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर बी। आप देख रहे हो कि यहाँ आर ए क्या है, यानी आर ए जो है ज्यादा है आर बी से, इसका मतलब हुआ कि बी ए लेस देन बी बी ए, यानी बी का पोटेंशियल क्या है यहाँ, ए के कंपैरिजन में ज्यादा है, क्योंकि इसके रेडियस कम है तो इसका पोटेंशियल ज्यादा है, तो चार्ज आप देखोगे इधर से इधर फ्लो करेगा, वो भी आपको और भी क्लियर हो जाएगा। लेकिन चार्ज तब तक फ्लो करता है स्पेस में जब तक दोनों का पोटेंशियल सेम नहीं हो जाता है। तो नेक्स्ट है हमारे पास में आफ्टर क्लोजिंग दिस स्विच एस डब्ल्यू, ये स्पेयर यहीं रखा हुआ है, इस पे चार्ज आ गया मान लेते हैं Q1, इस पे चार्ज कितना आ जाता है मान लेते हैं Q1 है, चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म है, इसकी जो रेडियस है वो आर ए है, इसका पोटेंशियल क्या हो जाएगा अब यहाँ, इसका V मान लेंगे क्योंकि दोनों का पोटेंशियल फाइनल सेम हो जाएगा इसलिए मैंने V मान लिया। तो Q1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर ए, इस पे भी चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन क्या हो जाएगा Q2, और इसकी रेडियस क्या है यहाँ आर बी है, तो इस पर मैंने चार्ज मान लिया कि Q2 हो गया, और इनको हमने यहाँ कनेक्ट किया हुआ था, ये कनेक्ट कर दिया, यहाँ हमारे पास में एस डब्ल्यू है, इसका पोटेंशियल हो गया V, जो कि क्या हो जाएगा Q2/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर बी, और दोनों पोटेंशियल क्या होंगे, सेम होंगे, ये रूल है, ध्यान रखिएगा, एक इसमें कॉन्सेप्ट भी पढ़ा रहा हूँ मैं आपको। और याद है मैंने आपको एक क्वेश्चन करवाया था, दो स्पेयर थे, मतलब तीन स्पेयर थे ए बी सी, जिसमें से बी और सी को हमने टच करवाया था तो हाफ हाफ चार्ज चला गया था, तो मैंने कहा था कि वो कॉन्सेप्ट में बाद में बताऊंगा कि हाफ हाफ कैसे चला गया, वो यहीं से समझेंगे उसको कि हाफ हाफ कैसे चला जाता है। आप खुद ही देखोगे कि अगर इन दोनों की रेडियस सेम होती है तो मालूम है इनका चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन होता है नहीं, क्यों, क्योंकि दोनों का पोटेंशियल सेम हो जाता है, लेकिन रेडियस अलग अलग होने की वजह से इनका चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा, इसमें होगा, वो तब तक होगा जब तक कि दोनों का पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल सेम नहीं हो जाता, तो दोनों को सेम करेंगे। अच्छा एक तो ये हो गया, तो एक इक्वेशन तो यहाँ से मिल जाएगी अपने को। दूसरी इक्वेशन, क्योंकि टोटल चार्ज पहले सिस्टम पे क्या था, 2Q है, Q+Q, तो बाद में टोटल चार्ज कितना है, Q1+Q2, वो किसके इक्वल आना चाहिए, Q1+Q2, 2Q के इक्वल आना चाहिए, क्योंकि हम पहले बात कर चुके चार्ज को कभी ना तो डिस्ट्रॉय कर सकते हैं ना आप जनरेट कर सकते हो, लेकिन टोटल चार्ज तो हमेशा कांस्टेंट रहेगा। एक इक्वेशन बोलूंगा और एक इक्वेशन ये यूज करूंगा तो मुझे Q1 Q2 मिल जाएगा इससे, ठीक है। तो ये हमारे पास में इक्वेशन तो है ही, और साथ में ये दोनों क्या हो गए, यहाँ इक्वल हो गए, तो सिंस हमारे पास v इक्वल टू है Q1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर ए इक्वल टू Q2/4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर बी, एक रिलेशन तो ये आ गया हमारे पास में, क्या आ गया, Q1/R A इक्वल टू Q2/R B, और दूसरा 2Q इक्वल टू क्या होना चाहिए, Q1+Q2, क्योंकि टोटल चार्ज हमेशा कंजर्व रहता है, इन दोनों से Q1 Q2 निकाल लेंगे, ठीक है।
इन दोनों से क्या करेंगे, Q1 Q2 निकालेंगे। तो इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, Q1 की वैल्यू इसमें पुट कर दो, 2Q इक्वल टू क्या आ गया हमारे पास में, क्या आ जाएगा, Q2 RA बाई RB प्लस Q2, और हमारे पास ये आ जाएगा, Q2 को बाहर ले लेंगे, ये हो जाएगा RA प्लस RB डिवाइडेड बाई RB, यानी Q2 की वैल्यू आ गई हमारे पास में 2Q RB डिवाइडेड बाई RA प्लस RB। ओके, और दूसरा Q2 को रख देते हैं, तो हमारे पास क्या है, Q1 इक्वल टू है RA बाई RB इंटू Q2। ये वाली इक्वेशन को मैंने यहाँ ले लिया, तो यहाँ से रखेंगे, तो हमारे पास Q2 की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ से, तो Q2 की वैल्यू यानी RA बाई RB इंटू 2Q RB डिवाइडेड बाई RA प्लस RB। तुम्हारे पास Q1 की वैल्यू भी आ गई, कितना आ गया, 2Q RA बाई RA प्लस RB। अब ध्यान से देखिए, एक्चुअल में इसके अकॉर्डिंग चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन होता है, तो वहाँ दोनों की रेडियस क्या थी, सेम थी। सेम होने की वजह से देखो ना यहाँ कितना, देखो यहाँ ध्यान से सब क्या हो गया, 2R, और ये R कट गया ना, तो ये 2 कट गया और एक R कट गया, तो क्या हो गया, Q1 इक्वल टू Q2 रह गया ना, Q रह गया ना वहाँ। और यहाँ क्या था, या ऐसे समझ लो कि एक पे तो चार्ज 0 ही था, तो कितना आएगा, वो इसके अकॉर्डिंग आ जाएगा ना, तो कितना आ गया था वहाँ, Q/2 आ गया था वहाँ। आगे बात समझ में। और इस केस में तो अगर रेडियस सेम होती, तो इस पे भी Q बना रहता, इस पे भी Q बना रहता, यानी पोटेंशियल दोनों का क्या बना रहता, सेम बना रहता, तो चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन हो ही नहीं रहा। देखो कहाँ हो रहा है, आर ए इक्वल टू आर बी करो, क्या आ गया, Q। यहाँ भी आर इक्वल टू आर बी करोगे तो क्या आ जाएगा, Q, यानी चार्ज क्या हो गया, दोनों पे QP बना हुआ है, यानी चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन हुआ ही नहीं। क्यों, क्योंकि दोनों का पोटेंशियल इनिशियल में सेम बना हुआ है। अगर रेडियस सेम होती तो, यहाँ रेडियस सेम नहीं है, इसलिए चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन ये होगा। ठीक है, तो वो जो स्क्वायर हमने वहां लिया था उसमें भी यही कॉन्सेप्ट था। हरिभाषण में तो एक पे चार्ज, टोटल चार्ज कितना था वहाँ, Q था, तो Q था तो दोनों की रेडियस सेम थी ना वहाँ, तो वहाँ क्या, तो क्या आ गया था, Q/2 आ तो रहा था। देखो हरिभाषण में वहाँ कितना आ गया, तो दोनों स्क्वायर पर, यानी वहाँ था एक तो B और C, उस पर चार्ज आ गया था Q/2, वो यहाँ से आया है। क्लियर, ये कॉन्सेप्ट है इसमें। अब आगे चलते हैं, यानी फाइनली अपने को क्या मिल गया, ये चार्जेस मिल गया दोनों के ऊपर, दोनों स्क्वायर के ऊपर। अब क्या कह रहा क्वेश्चन में, बस ये मेन पॉइंट तो ये बताना था मुझे इसमें ना। चलो आगे चलते हैं। अब ये कह रहा है स्फेरिकल, दोनों स्फेरिकल है ना, मेटल की बनी हुई है, तो कह रहा है इनसाइड तो दोनों में क्या होगा, 0 होगा, दोनों के अंदर। इनसाइड की अगर बात की जाए कि इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, तो एक में नहीं, दोनों में 0 होगा। ये अगर ए है और ये अगर बी है, इस पे चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन ए पर कितना है, Q1 है, और दूसरे पे चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन क्या है इस केस में, Q2 है। लेकिन दोनों के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, 0 होगा। इसके अंदर भी इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होता है मेटल के अंदर, तो इसके अंदर भी 0 होगा, तो पहला ऑप्शन तो सही है। फिर QA ग्रेटर देन QB है बिल्कुल है, कैसे, क्योंकि क्योंकि RA ग्रेटर देन RB है ना, तो B भी सही है। RA ग्रेटर देन RB होने की वजह से Q1 क्या है यहाँ, यानी Q1 Q2 से बड़ा है, ये भी सही है। उस पॉइंट पे भी आते हैं, और फिर डेंसिटी की बात कर लेते हैं, और सरफेस पर इलेक्ट्रिक फील्ड की भी बात कर लेते हैं। तो यहाँ देखो, ये हमने इसको कनेक्ट किया हुआ है, ये हमारे पास में SW है। तो आप देख रहे हो इसके अंदर भी इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है, इसके अंदर भी इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है। और क्या पूछ रहा था, Q1 बड़ा होगा कि नहीं होगा, देखो RA बड़ा होगा RB से, देखो इसका मतलब क्या हुआ कि Q1 जो है वो Q2 से बड़ा है। क्यों, क्योंकि RA RB से बड़ा है। अब सरफेस चार्ज डेंसिटी, जिसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी मैंने मान लिया सिग्मा है, इसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी मान लिया मैंने सिग्मा बी है, इसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या लिखोगे, सिग्मा ए इक्वल टू Q1/4 पाई RA का होल स्क्वायर ना। Q1 की वैल्यू आपको पता ही है, क्या लिखेंगे, 1/4 पाई RA का होल स्क्वायर इंटू Q1 की वैल्यू कितना है, 2QRB/RA प्लस RB। ये आ गया हमारे पास में सिग्मा ए। उसी तरह इसके लिए लिखोगे तो क्या लिखोगे, सिग्मा बी इक्वल टू Q2/4 पाई, सॉरी 4 पाई
आर बी का होल स्क्वायर, तो सिग्मा बी कितना आ गया यहाँ भी, तो आ जाएगा 1/4 पाई आर बी का होल स्क्वायर इंटू क्यू टू की वैल्यू क्या है यहाँ, सॉरी ये गलत लिखा मैंने, ये आ रही होना चाहिए, यहाँ आ जाएगा 2Q आर बी डिवाइडेड बाई आर ए प्लस आर बी। अब ध्यान से देखिए आप यहाँ यहाँ देखो आर ए से एक आर ए कैंसिल आउट हो जाएगा, है ना। बाकी देखो ध्यान से, सिग्मा ए इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या है यहाँ, आर ए है, क्योंकि बाकी जो इसमें है ना वो इसमें है, इसलिए यहाँ भी क्या हो जाएगा, सिग्मा इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या आ जाएगा, आर बी। बाकी क्वांटिटी दोनों में सेम डिवाइड कर देते हैं, ये क्वेश्चन नंबर 3, ये क्वेश्चन नंबर 4। ये मेरे ख्याल से बात समझ में आ गई होगी, क्योंकि इन दोनों में बाकी क्वांटिटीज क्या है, सेम है, इसलिए क्या आ जाएगा ये, सिग्मा ए बाई सिग्मा बी इक्वल टू आ जाएगा आर बी बाई आर ए। तो एक रिलेशन ही आ रहा है, ये मैच कर रहा है क्या, चेक कर लेते हैं। तो ये भी मैच कर गया, है ना, यानी ये भी मैच कर गया। अभी इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करूंगा। अच्छा इसमें एक चीज और बता देता हूँ मैं, क्योंकि आगे भी काम आएगा अपने को ये, ध्यान से देखिए। अब देखो यहाँ ये क्या इंडिकेट कर रहा है, ये इंडिकेट कर रहा है कि सिग्मा ए आर ए इक्वल टू सिग्मा बी आर बी। मतलब क्या हुआ कि सिग्मा आर इक्वल टू क्या है यहाँ, कांस्टेंट है। सिग्मा आर इक्वल टू कांस्टेंट का मतलब ये हुआ कि जिसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर कम होगी उसका सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या होगी, ज्यादा होगी। जिसकी सरफेस जिसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर ज्यादा होगी उसका सरफेस सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या होगी, कम होगी। ये इंडिकेट कर रहा है, ये आगे भी काम आएगा हमारे क्वेश्चंस करने में। तो सिग्मा आर, लेकिन ये फॉर्मूला उसी केस में वैलिड है जब ये स्फीयर क्या होने चाहिए, आइसोलेटेड। अब आप कहेंगे सर आइसोलेटेड कहाँ है, तो पास है। अरे भाई लार्ज डिस्टेंस पर रखे हुए हैं, तभी तो इसको मैंने चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म माना है। यहाँ भी चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म माना है, क्योंकि ये दोनों लार्ज डिस्टेंस पर रखे हुए हैं, तो आइसोलेट मानेंगे, इसको भी आइसोलेट मानेंगे, इसको भी आइसोलेट मानेंगे। तो जब भी कंडक्टर आइसोलेट होगा तो ये प्रॉपर्टी हमेशा वैलिड होगी, सिग्मा आर इक्वल टू क्या होगा, हमेशा कांस्टेंट होगा जब भी कंडक्टर आइसोलेट होगा। मैं अभी लिखवा देता हूँ पीछे पॉइंट। ठीक है, एक नोट लिख लेते हैं। when the conductor is isolated, then when the conductor is isolated, then sigma r equal to constant, then always सिग्मा आर इक्वल टू क्या होगा, कांस्टेंट होगा। जैसे अगर मैं एक एग्जांपल पहले इसी को निपटा लेता हूँ मैं। मान लो इस तरह का कोई कंडक्टर में लेता हूँ, तो अगर हमने इसको चार्ज एयर आइसोलेटेड है, तो आप देखोगे यहाँ चार्ज डेंसिटी क्या होगी, ज़्यादा होगी। क्यों, क्योंकि यहाँ रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या है, कम है। अगर इसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर की बात करूँ, मान लो ये आर ए है, यानी अगर मैं ए पॉइंट मानता हूँ, इधर ये मान लो बी पॉइंट मानता हूँ, यहाँ सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या होगी, कम होगी। क्यों, क्योंकि इसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या है, यहाँ ज़्यादा है। तो अगर ये बी पॉइंट है, यहाँ इसकी रेडियस क्या है, यहाँ आर बी है, तो आप देखोगे कि आर बी जो है वो आर ए से ज़्यादा है। यहाँ की सरफेस चार्ज डेंसिटी अगर मैं कहता हूँ सिग्मा बी है, यहाँ की सरफेस चार्ज डेंसिटी अगर मैं कहता हूँ सिग्मा है, तो सिग्मा ए क्या होगा, सिग्मा बी से ज़्यादा होगा। लेकिन कंडक्टर क्या होना चाहिए, आइसोलेटेड होना चाहिए। जब भी आइसोलेटेड कंडक्टर की बात करेंगे, क्यों, क्योंकि आइसोलेटेड कंडक्टर केस में क्या होता है, जैसे आप चार्ज देते हो ना वो ऑटोमेटिकली चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन कर लेता है ऑटोमेटिकली। इसकी प्रॉपर्टी यही है कि सारा चार्ज ऑटोमेटिकली रीडिस्ट्रीब्यूट कर लेता है। ठीक है, वो इस तरह से करता है रीडिस्ट्रीब्यूट, ताकि अंदर के और इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाए, जीरो हो जाए। ये बात बताएंगे आपको अभी कितना है। तो प्रॉपर्टीज ऑफ कंडक्टर पढ़ेंगे तो इस बारे में बात करेंगे, अभी तो ये होगा। अब बात करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में। तो सरफेस पे इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा, Q1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर ए का होल स्क्वायर। और ये कितना हमारे पास में, 2Q आर ए डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट
आर ए का होल स्क्वायर, ये होगा आर ए प्लस आर बी। ठीक है, और उसी तरह ई बी की बात करेंगे, कितना हो जाएगा Q2/4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर बी का होल स्क्वायर, कितना हो जाएगा 2Q RB, 2Q RB डिवाइडेड बाई, ये 2Q RB है, डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर बी, और ये होगा आर ए प्लस आर बी। ध्यान से देखो इसमें, ये क्या दे रहा है आपको, ई ए इक्वल टू दे रहा है 2Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर ए प्लस आर बी, और इन सबको साथ में ले लेते हैं। यहाँ क्या दे रहा है 1/RA दे रहा है, और यहाँ क्या हो जाएगा ये ई बी इक्वल टू 2Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर ए प्लस आर बी, और यहाँ क्या हो गया 1 बाई, क्योंकि ये स्क्वायर है, ये क्या मिलेगा आपको 1/RB मिलेगा, क्योंकि ऊपर एक आर बी से एक आर बी कट गया ना, यहाँ भी आर ए से एक आर ए कट जाएगा। तो आप देखो इसमें कौन इलेक्ट्रिक फील्ड किसका ज्यादा है, यानी ई ए ई बी से कम है। क्यों है, क्योंकि इसकी रेडियस क्या है, कम है ना, और ये क्वांटिटी दोनों में सेम है। इसका मतलब यहाँ क्या होगा, ए बी ए से ज्यादा होगा। देख लो कौन सा आंसर है, या रेशो जो भी पूछ रहा है रेशो निकाल। तो इस तरह से करना था ये। इसमें मैंने दो कॉन्सेप्ट पढ़ा दिया आपको, एक तो ये वाला कॉन्सेप्ट पढ़ा दिया और एक चार्ज का पढ़ा दिया, तो चार्ज किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट होगा। ठीक है, तो ये दो और कॉन्सेप्ट छूटे हुए थे, ये भी हो गए। अब हमारे पास, हम वैसे तो किसकी बात कर रहे थे, इलेक्ट्रिक डायपोल की बात कर रहे थे। इलेक्ट्रिक डायपोल की वजह से हमने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी निकाल लिया था, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी भी निकाल लिया था। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि अगर किसी इलेक्ट्रिक डायपोल को किसी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो क्या क्या होता है। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक डायपोल इन एक्सटर्नल यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, तो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में हमने डायपोल को रखा, तो ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, इस दिशा में है। तो दरअसल हम लोग इसमें क्या क्या फाइंड करेंगे, एक तो हम लोग इसका इक्विलिब्रियम वाली कंडीशन देखेंगे, एक इस पर टॉर्क देखेंगे, और इसकी पोटेंशियल एनर्जी की बात करेंगे, यानी इसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, है ना, उसके बारे में बात करेंगे। और साथ में मैंने जैसे कहा, हम बात करेंगे इसके इक्विलिब्रियम की। तो मैंने लेकिन क्या बोला था आपको, कि एक सिंगल चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रिक फील्ड में कभी भी इक्विलिब्रियम पर नहीं रह सकता। लेकिन यहाँ क्या होगा, यहाँ इलेक्ट्रिक डायपोल है, यहाँ दो पॉइंट चार्जेस होंगे, दोनों पॉइंट चार्जेस आप देखोगे तो उससे मिलकर एक सिस्टम बन रहा है, वो इक्विलिब्रियम पर रह सकता है। तो दो पॉइंट चार्जेस रह सकते हैं, लेकिन सिंगल चार्ज पार्टिकल इक्विलिब्रियम पर नहीं रह सकता, वो पॉइंट मैं पहले लिखवा चुका हूँ। ठीक है, तो यहाँ मान लो हमारे पास में ये इलेक्ट्रिक डायपोल है, यहाँ ये पॉजिटिव चार्ज है, और यहाँ ये नेगेटिव चार्ज है, और ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में है। इसकी लेंथ अपने को पता ही है, यानी इसकी लेंथ कितना ले रहे हैं हम लोग, 2L लेते हैं। यहाँ चार्ज कितना लेते हैं, Q ले रहे हैं। यहाँ चार्ज कितना है, -Q लेते हैं। तो इसको फोर्स किधर की तरफ लगेगा, नेगेटिव चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट लगेगा, ये बात हुई थी। कितना लगेगा, QE। इसको फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में लगेगा, कितना लगेगा, QE। अब जरूरी नहीं है, क्योंकि अब देखो चार्जेस सेम होने चाहिए, ये जरूरी है मैग्नीट्यूड में, साइन अपोजिट होना चाहिए, लेकिन ये चार्ज, इसका मास 2m हो सकता है, इसका मास m हो सकता है। हरी बात समझ में, इसलिए जनरल केस डिस्कस करेंगे। तो मान लो इनका सेंटर मास यहाँ कहीं है, तो ये जब भी रोटेट करेगा अपने सेंटर मास के बाद रोटेट करेगा। क्यों रोटेट करेगा, देखो आप देख रहे हो इस पूरे सिस्टम पर नेट फोर्स क्या है, जीरो है। QE इक्वल टू QE, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में, तो नेट फोर्स जीरो है। तो नेट फोर्स तो इसमें यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में जब भी इलेक्ट्रिक डायपोल को रखेंगे, उसका नेट फोर्स हमेशा क्या होगा, जीरो होगा। तो नेट फोर्स कितना है इसके ऊपर, जीरो है, और वो तो हमेशा जीरो होगा इलेक्ट्रिक डायपोल पर। हमेशा यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में, हम बात कर रहे हैं यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड की, तो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में जब भी रखेंगे
इस पर नेट फोर्स तो हमेशा जीरो होगा, लेकिन इस केस में आप देख लो टॉर्क जीरो नहीं है। तो मैंने मान लिया कि ये एंगल मान लो थीटा है और ये हमारे पास में ए की डायरेक्शन है, तो मैं ये मान रहा हूँ कि ये यहाँ से एक्स डिस्टेंस पर है मान लो, और ये यहाँ से वाई डिस्टेंस पर है, और हमें मालूम है यहाँ एक्स प्लस वाई इक्वल टू कितना दिया हुआ है, 2l दिया हुआ है। एक्स एक्स प्लस वाई इक्वल टू क्या दिया है? ये आपके बोर्ड में भी है कॉन्सेप्ट, ठीक है, उसके लिए भी ये है। अब इस पे टॉर्क निकालेंगे, तो टॉर्क निकालेंगे तो यहाँ ध्यान से देखिएगा टॉर्क कैसे निकालना है। ये हमारे पास में है, इस पर फोर्स किधर लग रहा है, क्यू ई इधर लग रहा है, इसको फोर्स किधर लग रहा है, और ये हमारे पास में ही आ जाएगा, ठीक है। तो आप यहाँ देखो इसकी लाइन ऑफ एक्शन ही है ना यहाँ, तो लाइन ऑफ इस पॉइंट के बाद टॉर्क निकालेंगे तो परपेंडिकुलर यहाँ से गिराएंगे नहीं है, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या होगी, ये ना। तो अगर ये एंगल थीटा है तो ये एंगल कितना होगा यहाँ, ये भी तो थीटा ही होगा। और अगर ये थीटा है तो ये एक्स लिया हमने, ये कितना हो जाएगा हमारे लिए, ये हो जाएगा एक्स साइन थीटा। उसी तरह इसकी लाइन ऑफ एक्शन ये है, यहाँ से परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये देखेंगे तो ये एंगल भी क्या है यहाँ थीटा, ये क्या हो जाएगा आप हमारे पास में वाई साइन थीटा। तो टॉर्क क्या हो जाएगा देखो, इसका टॉर्क इधर है तो क्या लिखते हैं, क्यू ई इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो एक्स साइन थीटा इधर है क्लॉक वाइज है, प्लस ले लेते हैं, प्लस ये क्या हो जाएगा क्यू ई, और ये क्या हमारे पास में वाई साइन थीटा, ये भी क्या है, ये भी क्लॉकवाइज है, दोनों क्या हो जाएंगे, एड अप हो जाएंगे। तो टोटल टॉर्क कितना आ जाएगा, हमारे पास में ये हमारे पास में है ना, कितना है टॉर्क, टॉर्क आ गया हमारे पास में यहाँ आर इक्वल टू क्यू ई एक्स साइन थीटा प्लस क्यू ई वाई साइन थीटा। यहाँ से क्या करेंगे, क्यू ई को बाहर लेंगे, साइन थीटा को बाहर लेंगे, एक्स प्लस वाई इक्वल टू क्या आ गया हमारे पास में साइन थीटा, और हमें मालूम है कि एक्स प्लस वाई कितना है यहाँ, 2l है, तो हो गया 2, यानी क्यू ई इंटू 2l इंटू साइन थीटा। अब यहाँ देखो आप, यहाँ ई इंटू क्यू 2l इंटू साइन थीटा, क्यू 2l क्या था पी, यानी हमारे पास आ गया ई इंटू पी साइन थीटा। तो हमारे पास क्या हो गया एक तरह से ये पी ई साइन थीटा इक्वल टू टाउ, टाउ वेक्टर इक्वल टू क्या आ गया, पी वेक्टर क्रॉस ई वेक्टर। क्यों आया लिखा मैंने पी क्रॉस ई, पी, आप देखो यहाँ पी की डायरेक्शन किधर है, इधर है, और ई की डायरेक्शन इधर है, इन दोनों के बीच में एंगल कितना है यहाँ, ये थीटा है ना। तो पी क्रॉस ई, यानी इस पे कैसे घूम रहा है ये ऐसे घूम रहा है ना, ये ऐसे घूम रहा है, यानी अंदर की तरफ इसका टॉर्क, इलेक्ट्रिक डायपोल का और के वो किधर है अंदर की तरफ कितना आ रहा है, इक्वल टू पी क्रॉस ई वेक्टर आ गया, ये हो जाएगा इसका, ये तो टॉर्क का आ गया। बात कर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी
ऑफ एन इलेक्ट्रिक डायपोल, वो पोटेंशियल की बात करना है, ठीक है। तो पोटेंशियल कैसे निकालेंगे, तो दो तरह से निकाल सकता हूँ मैं। पहला तरीका क्या है, देखो हमें मालूम है कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड है। पहला मेथड, हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा था, टाउ वेक्टर इक्वल टू माइनस डी यू बाई डी थीटा थीटा कैप। जब रोटेशन की बात करते हैं तभी लेते हैं, और अगर ये मान लो लीनियर होता तो एफ वेक्टर इक्वल टू क्या लिखता, माइनस डी यू बाई डी आर आर कैप। लेकिन जब रोटेशन के लिए बात करते हैं तो टाउ वेक्टर इक्वल टू था माइनस डी यू बाई डी थीटा थीटा कैप। क्या थीटा कैसे लेना है यहाँ, ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है। इसको फोर्स कैसे लग रहा है, क्यों ये इधर लग रहा है, क्योंकि नेगेटिव चार्ज है यहाँ, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये है, और ये एंगल हमारे पास में थीटा है, और इसको फोर्स क्या लग रहा है यहाँ, क्यू ही। लेकिन आप देख रहे हो कि इसको जो टॉर्क लग रहा है, इलेक्ट्रिक टॉर्क, वो कैसे लग रहा है, वो इसको कैसे घुमा रहा है, ऐसे घुमा रहा है ना। ऐसे घुमाने का मतलब है कि वो टॉर्क किधर है, वो टॉर्क की डायरेक्शन में नीचे की तरफ है, क्योंकि नीचे इसको है ना, ऐसे घुमाने का मतलब नीचे की तरफ है। तो अगर टॉर्क नीचे की तरफ है, लेकिन यहाँ थीटा क्या है, थीटा जो है दरअसल ये बढ़ता हुआ है, क्योंकि पी डायरेक्शन में, तो थीटा यहाँ जो दिया जाता है वो बढ़ता हुआ जाता है। इसका मतलब अगर हम लोग ये कॉन्सेप्ट यूज करेंगे तो मुझे कितना पड़ेगी, इधर ऊपर की तरफ, क्यों, क्योंकि थीटा बढ़ता हुआ है, ये ऐसे रोटेट करना चाहिए। यहाँ क्या करूंगा फिर मैं इसको लिखूंगा माइनस डी यू इक्वल टू टाउ वेक्टर डी थीटा, है ना। और ये मेरे पास में यहाँ क्या है, दरअसल ये थीटा कैप है ना। तो यहाँ मैं इस वेक्टर को लिखूंगा, क्योंकि हमारे पास में क्या आ रहा है, पी साइन थीटा आ रहा है, तो इसको मैं क्या लिखूंगा, लेकिन ये तो अंदर ना, तो इसको माइनस लगा के लिखूंगा, मैं क्या लिखूंगा, माइनस पीई साइन थीटा थीटा कैप, ये लिखना पड़ेगा। तो यहाँ से आप देखोगे थीटा कैप से थीटा कैप चला जाएगा, माइनस से माइनस चला जाएगा, और डी यू इक्वल टू कितना आ गया हमारे पास में, पीई साइन थीटा इंटू, एक मिनट, इंटू डी थीटा भी तो है, तो डी थीटा को मैं यहाँ लेगा था, ठीक है ना। तो ये आ जाएगा हमारे पास। अब इसको इंडिकेट करेंगे हम लोग, थीटा वन से थीटा टू जा रहे हैं, तो यहाँ हो जाएगा हमारे पास यू वन से यू टू जा रहे हैं। ये बात समझना जरूरी है। तो मैंने लिख दिया यहाँ, ठीक है। कितना हो जाएगा ये हो जाएगा यू टू माइनस यू वन इक्वल टू पी ई साइन थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस कॉस थीटा, यानी थीटा वन से थीटा टू, तुम्हारे पास आ जाएगा माइनस पीई, और ये क्या हो जाएगा, कॉस थीटा टू माइनस कॉस थीटा वन, यानी ये माइनस बाहर ले लेता है। तुम्हारे पास आ गया यू टू माइनस यू वन इक्वल टू पीई, माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, कॉस थीटा वन माइनस कॉस थीटा, स्क्रीन ब्लर आ रही है। आज आज इतना ही, मैं खाली इसको नेक्स्ट क्लास में फिर पढ़ा दूंगा, ठीक है ना। आज इतना ही पढ़ेंगे हम लोग। चलो फिर आज, ओके भाई, ठीक है, कल ही पढ़ेंगे हम लोग, फिर यहाँ थोड़ी दिक्कत हो गई है। ओके, चलो बाय बाय।